हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं एक पेपर की। पेपर का टाइटल है कॉमनली ऑब्जर्व्ड शॉर्टकमिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स सबमिटेड टू मैनेजमेंट जर्नल्स। ये पेपर ऑथर किया है प्रोफेसर नरेश खत्री, प्रोफेसर अरूप वर्मा और प्रोफेसर पवन बदवार जी ने। ये पब्लिश हुआ है IIM बेंगलोर का जर्नल मैनेजमेंट रिव्यू 2017 सितंबर में पब्लिश हुआ है। पेपर ओपन सोर्स में है, आप यहाँ से भी व्यू PDF करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं या रिसर्च गेट के ऊपर भी अवेलेबल है। और इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये हाइपर लिंक भी है, आप क्लिक करेंगे तो सीधे इसी पे चले जाएंगे। इस पेपर के अंदर ऑथर्स ने 3 सेक्शंस में बात की है। पहला, कॉमनली ऑब्जर्व्ड शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं। फिर इन्होंने बताया है कि इनके सजेशंस हर सेक्शन में कैसे लिखना चाहिए, और कुछ जनरल सजेशन लास्ट में। जो कॉमन शॉर्टकमिंग्स हैं ये 6 बताई है। बेसिक राइटिंग, प्रेजेंटेशन, जो राइटिंग में मतलब कंटेंट्स को आप छोड़ दीजिए, आपके लिखने में ही क्या क्या फ्लो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो हम जनरली जो सोचते हैं वो सोचते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, फिर कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो वो कई बार कोहेरेंस मिसिंग होता है, स्ट्रक्चर्स मिसिंग होता है अलग अलग सेक्शंस के बीच में। सेकंड है लैक ऑफ इंटीग्रेशन, ए कॉमन थ्रेड। थर्ड है लैक ऑफ सिग्निफिकेंस, ओरिजिनलिटी, के गैप क्या है, क्यों पेपर लिखा है। फोर्थ, पुअर रिसर्च डिजाइन, सही आपका या तो सैंपल नहीं है, कंस्ट्रक्ट ठीक नहीं है, या टाइप ऑफ स्टडी ठीक नहीं है। लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इनएडिक्वेट एंड स्लोपी डिस्कशन एंड एप्लीकेशन। ये कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन शॉर्टकमिंग्स बताई है। फर्स्ट अगर हम देखें बेसिक राइटिंग के बारे में, तो ऑथर्स ने मेंशन किया है डेफ्ट का, जिन्होंने 3 स्किल बताई थी एक टॉप प्रोफेशन के लिए, सक्सेस के लिए। थ्योरी स्किल, राइटिंग स्किल और डिजाइन स्किल। राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पर्टिकुलरली अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो टेबल 2 में पेपर में दी हैं। कॉमन मिस्टेक्स में पहला, ऑथर्स का ये कहना है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा लगता है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो फर्स्ट ड्राफ्ट है, प्रिपेयर्ड नहीं है, वो उसके अंदर वो कोहेरेंस नहीं है, या जो जैसे लिखी गई है वो उतनी इंप्रेसिव नहीं है, और ऐसे पेपर सीधे डेस्क रिजेक्ट होते हैं। सेकंड, कई बार रहता है कि पेपर बहुत लॉन्ग है। अब हर जर्नल का अपनी गाइडलाइंस होती है, तो उससे लंबा तो है ही, प्लस एक रीजन इसका ये भी है कि ऑथर्स जो मैन्युस्क्रिप्ट को राइटर हैं, वो एक ही पेपर में बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, उनके पास 2-3 साल का एक टॉपिक पे काम करने का अनुभव है, उनको लगता है ये भी बता दें, ये भी बता दें, तो उससे ना थोड़ा शेडी सा हो जाता है। उससे प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको अपने टॉपिक के बारे में नहीं लिखना है, आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन के बारे में लिखना है कि आप क्या क्वेश्चन था आपका, उसका आपने क्या पाया, ये लिखा जाना है। आपको उसके बारे में क्या क्या पता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट बताया कि बहुत ही सरप्राइजिंगली, अगर एक ही पेपर में अलग अलग फॉन्ट हैं तो इट्स एन इंडिकेशन कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और ये भी नहीं कोशिश की कि कम से कम उनका फॉन्ट तो बाकियों जैसा कर दें। फॉर्मेटिंग अगर इनकंसिस्टेंट है, इम्प्रॉपर है, फिर ये डेस्क रिजेक्ट ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो ग्रामेटिकल एरर्स या टाइपोग्राफिकल एरर बहुत ज़्यादा है। ऑथर्स ने स्पेसिफिकली ये लिखा है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन ठीक नहीं है या पूरा पेपर सही नहीं लिखा, तो वो ऐसा नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, उसका मेन रीजन है कि कहीं पे केयरलेसनेस है, थोड़ा सा रश की टेंडेंसी है कि बस कर दो, एक बार भेज दो इसे, बाद में देखेंगे। दैट्स वेरी रॉन्ग, दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट यू एंड योर होस्ट इंस्टीट्यूट, अबाउट योर कंट्री ऑल्सो। तो उसके लिए ग्रामेटिकल और टाइपिंग एरर तो होनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए तो आपका MS वर्ड भी सजेस्ट करता है, बहुत कुछ आपको बता रहा होता है, नीचे रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन ये आ रही होती हैं, उन पे देख लिया करें। फिफ्थ है, जो सोर्सेज साइट करते हैं उनका साइटेशन ठीक नहीं है, ये भी ये बताता है कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है मामला। अलग अलग जर्नल्स में अलग अलग साइटेशन होते हैं, तो इट्स अ कॉमन टेंडेंसी और एक टेम्पटेशन रहता है कि कौन इतना टाइप करेगा, ये लिख तो रखा है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लेकिन उसका आपको रेफरेंस का जो स्टाइल है वो जो गाइडलाइंस में गिवन है उससे एडहियर होना चाहिए।
वरना ऐसी चीज़ें आउटराइटली रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हेडिंग। सब हेडिंग कैसे देना है, अगेन गाइडलाइंस के अंदर गिवन होता है, लेकिन अगर कुछ मिसिंग भी है कोई पॉइंट, तो आप जब भी कोई अपना तरीका यूज करें ना, उसमें कंसिस्टेंट रहें। जैसे पर्टिकुलरली इन्होंने कहा जो 7th है कि एक बहुत ट्रेंड अभी चला है कि हर चीज़ की एब्रीविएशन दो, चाहे वो एक ही बार आ रहा है पूरे पेपर में तो भी एब्रीविएशन दो उसकी। बहुत ज़्यादा एब्रीविएशन यूज हो रही हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी कैपिटल लिखो, कुछ स्मॉल लिखो। जैसे कंस्ट्रक्ट मैं हमेशा कैपिटल में लिखूंगा। अब ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है तो आपको अपने रूल्स इसमें नहीं बनाने चाहिए। एंड लास्टली, जो भी आपकी टेबल्स हैं उनके हर टेबल का नंबर एक यूनिक नंबर होना चाहिए। टेबल का इमेज है तो उसका नंबर होना चाहिए। बिना पेज नंबर के कभी भी सबमिट ना करें मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये तो कुछ बेसिक्स हैं। इन सब से होता क्या है कि आपका जो मेन कंटेंट्स हैं उसको कोई नहीं पढ़ता, आपकी लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें देख के वो डेस्क रिजेक्ट हो जाता है। इस पे एडिटर आपको ये भी नहीं कहते कि ये प्रॉब्लम्स थी, वो सिंपल ये कहेंगे योर मैन्युस्क्रिप्ट वाज नॉट फाउंड टू बी सुटेबल, दैट्स इट। वो इतना टाइम भी नहीं लगा रहे कि वो आपको डिटेल में बताएं कि ये ग्रामेटिकल गड़बड़, ये वो डेस्क रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो राइटिंग के ऊपर जरूर आपको काम करना है, इसको इम्प्रूव करना है। सेकंड है, बहुत सारे पेपर्स के अंदर क्या रहता है कि एक कॉमन थ्रेड मिसिंग होता है। कि देखिए, जो कॉमन थ्रेड डेवलप करना ऑथर का काम है, ये रिव्यूअर का काम नहीं है। तो रीडर को इसमें नहीं आपके की पॉइंट्स ढूंढने, रादर ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स और द फ्लो, जो लॉजिक है इसका, वो मैन्युस्क्रिप्ट का, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि बार बार पढ़ना पड़े कि कहना क्या चाह रहा है। फिर ये आपका पेपर अगर ऐसा होता है तो ये रिजेक्शन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट है कि वेरियस सेक्शंस के अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए। ये हमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन हर सेक्शन अगले सेक्शन से कैसे कनेक्टेड हैं, एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए उनके अंदर भी। अगर आप कुछ गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको ऐसे वर्ड्स भी मिलेंगे, ऐसे फ्रेजेस मिलेंगे, कैसे दो सेक्शंस को कनेक्ट किया जाता है। रीजन फिर से यही बताते हैं ऑथर्स के, जो इस पेपर के ऑथर्स हैं उनका ये कहना है कि राइटर्स आर टू रैप्ड अप इन देयर आइडिया, और वो ये पर्सपेक्टिव उनका लॉस्ट हो जाता है कि क्या प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है। यानी इस पेपर में हम एक पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, आपको उसके बारे में क्या पता है ये नहीं हम बता रहे सारा कुछ। थर्ड कम्स लैक ऑफ सिग्निफिकेंस, ओरिजिनलिटी। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 इसके अंदर लैक रहते हैं। फर्स्ट, फेलियर टू गो बियॉन्ड एग्जिस्टिंग स्टडी। तो अच्छा, तो और क्या करना होता है? अगर आपने हर स्टडी में ये लिखा है कि देखो ये वेरिएबल कवर हुआ, ये कंस्ट्रक्ट पहले काम हो चुका, सारे काम लिखे, तो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है फिर आप क्यों कर रहे हो ये? आपका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? गैप्स कहाँ हैं? आप किस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं? वो तो है ही नहीं फिर इसमें। या अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक ले लिया जिस पे बहुत काम हो चुका है, या फाइंडिंग्स कुछ निकली ही नहीं आपकी। फाइंडिंग्स में आपने कुछ ऐसे प्रॉपर नहीं दिखाया कि क्या चेंज हो गया थ्योरी के अंदर या क्या कंट्रीब्यूट किया। तो 2-3 अलग से बताए हैं ऑथर्स ने कि हमें ये लगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट एड्रेस थ्योरी एंड मॉडल्स फ्रॉम 70s, 80s एंड 90s। अब आप देखिए 70s को गए 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इस 50 साल में और लोगों ने भी तो काम किया होगा उस थ्योरीज के ऊपर। बाकी के जो डेरिवेशन हुए, जो मॉडिफिकेशन हुए, वो कहाँ गए? उन पे काम किया या नहीं किया? आई रिमेंबर रिसेंटली प्रोफेसर साजिद बाशिर ने एक लेक्चर लिया था लास्ट ईयर, सर पाकिस्तान से हैं। उन्होंने कहा कि आप 50 साल थ्योरी पे भी काम कर सकते हैं, आज भी पेपर पब्लिश हो जाएगा अगर आप उसमें एक नया पर्सपेक्टिव डाल सकें। जैसे पुरानी थ्योरी लेकिन मल्टी लेवल मॉडलिंग से करेंगे इसको हम, या इसको हम एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से करेंगे, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एड्रेस करनी पड़ेगी। एंड माइंड इट, बगैर थ्योरी के तो पेपर चलेगा ही नहीं आगे आपका। नेक्स्ट ऑथर से कि ओवरली रिसर्च टॉपिक, जैसे 2 इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, लीडर मेंबर एक्सचेंज या ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर एचआर में। मुझे 2 लगते हैं, एक सर्वेक्वल मार्केटिंग के अंदर और दूसरा मार्केटिंग में। अगर आप देखें आज मार्केटिंग में लोग क्या काम कर रहे हैं, 80-90% लोग
2-3 टॉपिक पे ही काम करते हैं मार्केटिंग में। उनमें से एक है सर्वे कॉल पे काम करना, दूसरा है ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग पे काम करना, और तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करना। आपको मैक्सिमम पेपर इन्हीं पे मिलेंगे। इससे होगा क्या, जिस किसी ने पहले पेपर लिखा उसका तो पब्लिश हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर आपको नोवेल्टी एस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो टॉपिक थोड़े से आपके यूनिक होना चाहिए कुछ तो। थर्ड है, इंडियन पर्सपेक्टिव में खासतौर पे ऑथर्स ने लिखा है कि जो भी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं एमर्जिंग इकोनॉमीज के, उनका सिर्फ जस्टिफिकेशन ये होता है, नॉट मैनी स्टडीज आर डन इन माई कंट्री। आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपका पेपर ऑलमोस्ट आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्लिशे कभी चलता होगा, अब नहीं चलेगा ये कि नॉट मैनी स्टडीज आर देयर इन माई कंट्री। अगर ऐसा है तो आप ये लिखिए कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, आपके कंट्री के क्या इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल कंटेक्स्ट रहा जो आपने कहा कि हमारे कंट्री में नहीं चलती, ये स्टडी नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी, उसके बारे में बताइए। फिर अब क्या ऐसा हो गया है कंट्री में जो अब ये चीज़ हो आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर अब काम करूं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये लाइन लिखना कि नॉट मैनी स्टडीज आर देयर इन माई कंट्री, दिस विल लीड टू रिजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट कम्स द पुअर रिसर्च डिजाइन और इनकम्प्लीट इन डिस्क्रिप्शन। देखिए, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जब भी आप करते हैं तो आप लोगों का ओपिनियन लेते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। मैं आज अगर जीएसटी पे काम करूं तो मैं प्री और पोस्ट का ओपिनियन ले सकता हूं, बट दिस इज नॉट गिविंग मी कॉजिलिटी। कॉजिलिटी है कॉज एंड इफेक्ट, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से आती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं लेकिन हाइपोथेसिस बोल रही है कॉजिलिटी की, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये तरीका ही गलत है। हालांकि ऑथर्स का ये कहना है कि रिसर्च डिजाइन पे और टाइटल पे बहुत कम कमेंट्स आते हैं, क्योंकि इसमें कमेंट्स की है ही नहीं बात। इसमें अच्छा, इनको चेंज भी नहीं किया जा सकता कि आप ये बोलो अच्छा मेरी क्रॉस सेक्शनल नहीं थी स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल थी, ऐसे नहीं कर सकते आप बाकी के सेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें जो भी आपने डिसीजन लिया उसको बहुत डिटेल में आप बताइए क्यों लिया डिसीजन, दैट्स इंपॉर्टेंट, वरना इस पे क्वेश्चंस उठेंगे। इसी तरह सैम्पलिंग के बारे में, सैंपल एडिक्वेट है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसको कैसे करें। इसके जनरली फ्रेंड्स 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है, देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ चूजिंग द सैंपल। सैंपल साइज के फॉर्मूले होते हैं, कुछ गिवन कंडीशंस होती हैं, ये मैंने एक अलग प्लेलिस्ट में समझाया हुआ है। सेकंड होता है इसके अंदर कि हमारे पास एक जी पावर सॉफ्टवेयर है, आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसमें हम टाइप 1 टाइप 2 एरर को देख के सैंपल निकालते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है कुछ थंब रूल्स, जैसे अगर आप रिग्रेशन यूज करें तो ये थंब रूल है ग्रीन का 50+8 के, अगर आप EFA यूज करते हैं तो कुछ अलग थंब रूल्स हैं हमारे पास। सो जनरली आप देखेंगे कि 2 आउट ऑफ द 2 मेथड्स तो यूज करने ही चाहिए, जी पावर को भी यूज करें, फार्मूला यूज करें, या फिर आप अपने थंब रूल्स को यूज करें, उनको दीजिए। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथड्स, के जो ऑथर्स हैं वो ये नहीं बताते कि आपने क्या क्या किया, क्यों किया। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको ये लगता है कि अगर हमने पूरी बातें बताई तो इस पर क्रिटिसिज्म होगा, क्वेश्चंस उठेंगे, और नहीं लिखने से भी क्वेश्चन उठते हैं। तो ऑथर्स का ये कहना है कि आप प्लीज़ उन चीज़ों को डिटेल में दीजिए, अपना रेफरेंस दे दीजिए, अपनी लॉजिक दे दीजिए कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके सपोर्ट में क्या एविडेंस है वो दीजिए, लेकिन क्लियर दीजिए, उसे इनकम्प्लीट मत छोड़िए। इसी तरह से क्लियर और सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन दीजिए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का, मेजर्स का कैसे यूज किया ये आपको डिटेल में बताना चाहिए। रिसेंटली हमने एक पेपर डिस्कस किया था प्रोफेसर ब्रजेश का, उसमें सर ने बहुत डिटेल में ये बताया था कि मेरे कंस्ट्रक्ट कौन से हैं, रिफ्लेक्टिव है, फॉर्मेटिव है, कौन कौन सी स्टेटमेंट है, उनके क्या सोर्सेज हैं, उनका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। तो इतना डिटेल में और सारी चीज़ें अगर आप खुद ही बता दें तो क्वेश्चन उठते ही नहीं है, और वो भी टेबुलर फॉर्म में, तो फिर तो बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन नहीं उठते। थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मेरा भी इसमें सुझाव ये रहेगा, पेपर लिखने से पहले आप उसका एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, जिसको स्केलेटन भी बोलते हैं, वो बना लीजिए। हर सेक्शन में कितने सेक्शन होंगे, उसके अंदर कोई सब सेक्शन होंगे क्या, उनकी नंबरिंग, यहाँ पे सब आप देख सकते हैं। जिस जर्नल को आप टारगेट कर रहे हैं उसके प्रीवियस पेपर से एक बार देख लीजिए,
वो कैसे लिखते हैं वैसे लिखने की कोशिश करें। इसके आपको दो एडवांटेज होंगे। पहला एडवांटेज तो ये होगा कि आप अलग अलग सेक्शन में लिखते हैं तो डिफरेंट ऑथर डिफरेंट सेक्शन लिख सकते हैं, कि मैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख लेता हूँ, आप इंट्रो लिख लीजिए, थर्ड पर्सन डिस्कशन लिखे, ऐसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें बाद में एक कॉमन फ्लो और कोहेरेंसी वो हमें देखनी होगी। सेकंड, इसमें ये भी एक एडवांटेज रहती है कि कई बार अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन पे स्टैग्नेंट हो गए, नहीं समझ आ रहा, उसको छोड़ दीजिए, कुछ और लिख लीजिए। इतना अगर नहीं समझ आ रहा तो इतने रेफरेंसेस ही लिखने शुरू करो, उस पर भी टाइम लगता है। तो ये एक एडवांटेज रहेगा, लेकिन बाद में उन सब में कॉमन फ्लो होना चाहिए। इट्स क्वाइट पॉसिबल अलग अलग पर्सन्स अलग अलग सेक्शन लिख रहे हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी वो कैब सेम ना हो, तो एक कॉमन तो थ्रेड उसके अंदर एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा आपको, वो देखना पड़ेगा। लेकिन आउटलाइन से काफ़ी इजी हो जाता है आपका। इसमें ऑथर्स ने कहा दो चीज़ होती हैं, एक होता है मैक्रो स्ट्रक्चर जिसमें आप देखते हैं वेरियस सेक्शन वो फिट इन हो रहे हैं या नहीं। दूसरा है माइक्रो स्ट्रक्चर जिसमें इंडिविजुअल सेंटेंस, पैराग्राफ, हर पैराग्राफ अगले से कैसे कनेक्ट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट डिसीजन एंड इम्प्लीकेशन। जो राइटर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं रिजल्ट और डिस्कशन में। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऑथर हैं वो इन दो में कंफ्यूज हो जाते हैं। रिजल्ट सेक्शन मेरली बताता है आपके रिजल्ट्स के बारे में, कि स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो थी एक्सेप्ट हुई कि रिजेक्ट हुई, क्यों हुई वो यहाँ नहीं बताएंगे, वो डिस्कशन में बताया जाएगा इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस अंडरलाइंग थ्योरीज और प्रीवियस रिसर्च। क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये देखा गया है पर्सन्स रिजल्ट्स में और डिस्कशन में सेम ही बात लिखते हैं कि ये किया ये किया ये पाया, वो तो आ चुका पहले, रिपीट ना करें। आप ये लिखिए क्यों आया ऐसा, कौन सी थ्योरी थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या आपके हालात थे, क्यों ऐसा हुआ, वो लिखना है आपने, वो इंटरेस्ट है लोगों का। आफ्टर डिस्कसिंग दिस 6 प्रॉब्लम, जो ऑथर्स हैं इस पेपर के, उन्होंने कहा कि हम अपने अनुभव से आपको कुछ थोड़े से टिप्स दे देते हैं। सो दिस टिप्स आर, फर्स्ट इज टॉपिक। अच्छा देखिए, यहाँ टॉपिक की बात हो रही है, टाइटल की बात नहीं हो रही है। टॉपिक को कैसे चूज करें, इसमें कॉलक्विट एंड जॉर्ज के कुछ सजेशंस हैं। जो भी आप टॉपिक्स लें, दैट शुड बी ए सिग्निफिकेंट इशू, नोवेल्टी होनी चाहिए उसके अंदर, क्यूरियोसिटी को जनरेट करे, उसके अंदर एम्बिशियस स्कोप भी हो और एक्शनेबल इंसाइट भी हो। तो नेचुरली द नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, करें कैसे। तो इन्होंने कहा अच्छा हम आपको 2-3 तरीके बताते हैं। पहला तो टॉक टू द ट्रस्टेड कलीग एंड एक्सपीरियंस स्कॉलर। आप बात करें उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो आपके दिमाग में रहता है। आपने एक चीज़ नोट की है फ्रेंड्स, जो भी चीज़ एट द टॉप ऑफ योर माइंड है आप उसी के बारे में बात करते हैं हमेशा। आप देखिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, वो क्या बात करते हैं, जो एक चीज़ दिमाग पे टोटल प्रीऑक्युपाइड है वही आप बात कर रहे हैं हर समय। तो अपने कलीग से, सीनियर से, एक्सपर्ट से उसके बारे में बात करें, वो जो टॉपिक आपको लगता है कि मैं चूज करूं या नहीं करूं। अगर वो फर्स्ट ठीक है, आपके साथ टिकता है, तो सेकंड स्टेप है इसमें कि आप अपने डिपार्टमेंट में एक रिसर्च सेमिनार दे दीजिए, उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताइए आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आप ये मानिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर आप ये स्टेप भी पास कर जाते हैं, कलीग्स का कुछ क्रिटिसिज्म आता है, सजेशंस आते हैं, देन द थर्ड पॉइंट इज उस पर एक कंसेप्चुअल पेपर लिखिए। इसमें आप SLR का पेपर लिख सकते हैं टू बिगिन विद, एम्पेरिकल नहीं, आप SLR पे पेपर लिखिए। आप बिब्लियोमेट्रिक कर सकते हैं, मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेंड सम टाइम विद दैट टॉपिक। अगर वो ठीक लगे, कॉन्फ्रेंस में जाइए, लोग मिलेंगे, उनसे डिस्कशन होगा, फिर आप धीरे धीरे सेटल डाउन कीजिए कि हाँ इस टॉपिक पे मैं काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। इसी पे एक प्रोफेसर साजिद बाशिर के 3 वीडियो हैं, टॉपिक सिलेक्शन फॉर मार्केटिंग रिसर्च, और सर ने बहुत ही एक तरीका, अच्छा तरीका बताया कि कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, लोग कैसे करते हैं इंटरनेशनली। नाउ पार्ट सेकंड इज द इंट्रोडक्शन, और ये मानिए कि इंट्रोडक्शन ही बेसिकली आपका डिसाइड करेगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक सेशन किया प्रोफेसर गुरजीत के साथ, और मैम ने कहा कि हम तो इंट्रोडक्शन के आगे जाते ही नहीं है, ये देखते ही नहीं आपका टेस्ट टेक्निक आपने क्या लगाई, कुछ भी नहीं। फर्स्ट थिंग इज रिसर्च क्वेश्चन कहाँ है, एंड द सेम इज गिवन बाय ग्रांट एंड पॉलक। इनका ये कहना है कि टॉपिक क्या है और रिसर्च क्वेश्चन क्या है, क्यों उसको पढ़ना जरूरी है, उसकी थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंस है।
आपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दे दिए, आपने एम्पिरिकल फाइंडिंग दे दी प्रीवियस टॉपिक्स की, वो सारा ठीक है। तो अब क्या अनएड्रेस्ड इशू है, गैप्स कहाँ हैं? तो अनएड्रेस्ड इशू को हम दो तरह से देखते हैं, एक तो हमारे गैप्स होते हैं और एक होता है प्रॉब्लमेटाइजेशन। इसकी हम अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, गैप्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। पर ये जरूरी है और इंट्रोडक्शन पार्ट शुड एंड विद द रिसर्च क्वेश्चन, ये मैंडेटरी है आपका। और इस पे भी आपको एम्फेसाइज करना है कि आपकी जो स्टडी है वो क्या फंडामेंटल चेंज, चैलेंज, एडवांसेस क्रिएट करेगी करंट रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ये चीज़ें अगर आप बहुत प्रॉपरली हाईलाइट नहीं करते, बहुत कम चांसेस हैं आपका पेपर आगे जाएगा या रिव्यूअर ही आगे पढ़ेगा इससे आगे। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या रहती हैं? तो 2-3 कॉमन मिस्टेक्स जो ग्रांट एंड पॉलक ने बताई। पहले तो इनसफिशिएंट जस्टिफिकेशन, वो है नहीं। सेकंड, लैक ऑफ फोकस, बहुत लंबा है, या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं जो आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो आप, दैट इज नॉट अलाउड। एंड थर्ड, एट टाइम्स इट इज ओवर प्रोमिसिंग। कई बारी इतना ज़्यादा स्कॉलर्स लिख देते हैं जो उनके लेटर सेक्शंस में, डिस्कशन में, रिजल्ट्स में निकलता नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर देते हैं, ये भी आपके रिजेक्शन का कारण बनता है। नेक्स्ट इट कम्स थ्योरी एंड द ग्राउंडिंग। तो यहाँ पे स्पैरो और मेयर ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि सबसे प्राइमरी पर्पस है थ्योरी का टू ग्राउंड हाइपोथेसिस। तो अब प्रीवियस कंस्ट्रक्ट्स पे काम करते हैं, बताते हैं, पर यहाँ एक अलग चीज़ है। जब आप डेजिटेशन लिखते हैं आप सारी प्रीवियस स्टडीज को मेंशन करते हैं, दैट्स ओके, पर पेपर राइटिंग में प्रीवियस स्टडी के साथ आपको अपनी नोवल इंसाइट भी बतानी है। उन थ्योरीज को कहीं ना कहीं कोई क्रिटिसिज्म, कोई उसके अंदर गैप, वही तो आप बताएंगे ना कि आप जो काम कर रहे हैं। अगर हूबहू थ्योरी है और आप काम कर रहे हैं, देन इट्स सिंपली चेकिंग कि मेरे कंट्री में काम करता है कि नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको ये बताना है गैप क्या रह गया, कौन सी चीज़ मिसिंग थी जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो बहुत ही उसका एक फाइन बैलेंस है और हाईली रेलिवेंट स्टडीज को साइट किया करें। बहुत बार तो स्कॉलर ये लिखते हैं नॉट एनफ स्टडीज आर देयर, और वो जो रिव्यूअर है सिंपली 10 स्टडी लिख के पेपर रिजेक्ट कर देते हैं कि ये पहले ये पढ़ लो फिर सबमिट करना। सो आप इसके अंदर एक आई सजेस्ट पब्लिश एंड पेरिश, एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है जिसमें आप पढ़ के देख सकते हैं, और जिसमें आप कीवर्ड डालिए, ये आपको पेपर नहीं देता है। पब्लिश एंड पेरिश आपको उनके नाम दे देता है हाईएस्ट साइटेड स्टडीज के, उनको रेफर जरूर करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में बोनो मैकनमारा ने 3 बताई हैं कि प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम है देयर इज ए मिसमैच बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड डिजाइन। क्वेश्चन कुछ अलग है और जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन है एक्सप्लोरेटरी नेचर का और डिजाइन है आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का, ये आउटराइटली गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड है मिसमैच बिटवीन द कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन। जो आपने डिफाइन किया है कंस्ट्रक्ट को, देखिए हम सोशल साइंस में बात करते हैं कंस्ट्रक्ट की, साइंस की तरह हमारे पास एब्सोल्यूट वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर मीट्रिक वेरिएबल, यहाँ पे मैक्सिमम चीजें ओपिनियन है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, उसको ऑपरेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। अगर आप सिंपल मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन में भी कई तरह के आप डिफाइन कर सकते हैं मोटिवेशन को, तो आप कैसे ऑपरेशनल करेंगे, उसमें एक सिंक्रो होना चाहिए। थर्ड, इनएप्रोप्रिएट और इनकम्प्लीट मॉडल स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स नहीं बताना, स्किप कर जाना, पर्टिकुलरली जैसे आपके कंट्रोल वेरिएबल कौन से हैं, इंटरेक्शन कौन सा है, सीक्वेंस, ये आपको बताना चाहिए डिटेल में। मेथड एंड रिजल्ट में आप सिंपल 2 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। 2 क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हाई द डाटा वर ऑब्टेन्ड, क्यों और कैसे किया, डाटा कैसे आपने कलेक्ट किया। एंड सेकेंडली, जो भी डाटा आया उससे मिला क्या, व्हाट वाज फाउंड, बस इतना सा आपको बताना है। इनके अंदर 3 इश्यूज रह जाते हैं जो जैंग एंड शॉ ने कहा कि जिससे पेपर मैन्युस्क्रिप्ट आपका रिजेक्ट हो जाती है, और ये 3 है लैक ऑफ कंप्लीटनेस, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। कंप्लीट होनी चाहिए हर नेचर में, क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, एम्बिगुअस ना हो, और एडहेरिंग टू द स्टैंडर्ड्स। अगर आपको देना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रीवियस पब्लिकेशन में वो ये स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे रिजल्ट्स ये आए। स्टैंडर्ड्स जैसे क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू इतनी, एवी की वैल्यू इतनी, आरएमआर की वैल्यू इतनी, ये सब आपको देना चाहिए डिटेल के अंदर। फाइनली डिस्कशन एंड इम्प्लीकेशन। डिस्कशन जो सेक्शन है
वो दोबारा से आ जाएगा आपके रिसर्च क्वेश्चन पे। तो अब आप दोबारा से ये मत बताइए कि फाइंडिंग ये किया था या ऑब्जेक्टिव ये लेके चले थे, स्किप करें, वो हो चुका है। आप सिंपल ये बताइए कि जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था ना, वहीं से थ्रेड शुरू करें कि गैप क्या था, इन द लाइट ऑफ थ्योरी क्या मिला और क्या आपको मिला, एंड हाउ इट इज गोइंग टू चेंज, चैलेंज और एडवांस द एग्जिस्टिंग थ्योरी। जो हम पहले बात करके आए हैं वही चीज यहाँ पे आपको डिस्कशन में देनी है, सिर्फ वही चीज देनी है, रिपीट प्लीज मत कीजिए। प्लीज वो कहानी मत लिखिए दोबारा से, वो बहुत इरिटेशन है ऑन द पार्ट ऑफ रिव्यूअर एंड एडिटर। 3 मिस्टेक्स इसके अंदर जो करते हैं लोग। पहला तो जो मैं कह रहा हूं, समराइजिंग एंड रीसमराइजिंग, एक ही बात को बार बार लिखते रहते हैं, दैट इज वेरी इरिटेटेड। सेकंड इज, इसमें आपको एक थॉटफुल इंटरप्रिटेशन लिखना है, व्हाई द फाइंडिंग्स आर इंपॉर्टेंट और कैसे वो चेंज करते हैं कन्वर्सेशन को। आपका कंट्रीब्यूशन, ये पैराग्राफ है कंट्रीब्यूशन का, क्या मिसिंग था जो आपने फिल इन किया है, ये पॉइंट। फर्दर उसमें बहुत टाइम्स वो लैक करता है फोकस अराउंड द की इशू, या उसके अंदर आप जो कंक्लूजन निकालते हैं दे माइट बी आउटसाइड। आपने कुछ पढ़ा, लोगों से बात किया, आपने वो भी लिख दिया अपने इसमें, नहीं, इट मस्ट कम ओनली फ्रॉम द डाटा। आपके अपने इनसाइट्स, अपनी चीजें यहां मत लिखिए आप। एंड फाइनली इट शुड कोहेयर अगेन अराउंड अ स्मॉल नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट इशू दैट आर कवर्ड इन डिटेल। बहुत कुछ मत लिखिए, जो लिख रहे हैं उसको डिटेल में लिखिए डिस्कशन पार्ट के अंदर। फाइनली द रेफरेंसेस, रेफरेंसेस की 2 ही बातें हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं एज पर द गाइडलाइंस दीजिए। सेकंड, अगर आप ऑथर का नेम, वॉल्यूम ये गलत लिखते हैं, नो दैट्स अ एकेडमिक क्राइम, ये बड़ी गलत है, आपको बिल्कुल सही लिखना चाहिए। देखिए, मैं जो पेपर रिव्यू करता हूं तो हम सबसे पहले तो एक करते हैं एलिमेंट्री रिव्यू। एलिमेंट्री रिव्यू सिर्फ ये, पेपर पीछे से शुरू करें, MS वर्ड के अंदर देखें, जो आपने स्टडीज लिखी हैं रेफरेंसेज में, क्या वो टेक्स्ट में है कहीं, और जो टेक्स्ट में लिखी है क्या वो रेफरेंस में है, कोई ऐसा तो नहीं है मिसमैच है। अगर आपने टेक्स्ट में 5 ऐसी स्टडी लिखी है जो रेफरेंसेज में नहीं है, दैट्स ए वेरी बैड इंप्रेशन। एंड वाइस वर्सा, कि आपने रेफरेंसेज में इतनी लिख रखी है, टेक्स्ट में उसका जिक्र ही नहीं है, ये बहुत ही गलत है। पहला तो ये होना चाहिए। सेकेंडली, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दैट जर्नल। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ होती है, किसी और जर्नल में था, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, वो भूल गए कि उसका फॉर्मेट भी चेंज करना था, वो होना चाहिए। और जो हाईएस्ट साइटेड हैं, रोबस्ट और रिगरस स्टडी थी, उनको ज्यादा वेट दीजिए। तो आपका किस टाइप का आपने रिव्यू लिखा है, इससे पता लग जाता है आपने क्या पढ़ा है और किस तरह की प्रिपरेशन आपने की थी। फाइनली ऑथर्स ने कुछ जेनरिक सजेशन भी दिए हैं। पहला सजेशन तो यही है, प्लीज डू नॉट सबमिट अनटिल अनलेस इट्स फुली रेडी। फर्स्ट ड्राफ्ट या ये देखिए, आपका इंप्रेशन भी खराब होता है, आपके होस्ट इंस्टीट्यूट्स का और कंट्री का भी इंप्रेशन काफी खराब होता है अगर वो आउटराइटली रिजेक्ट हो। और यहाँ कोई भी एडिटर आपको डिटेल नहीं बताएगा। अगर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, इस तरह के ब्लंडर्स हैं, दे विल सिंपली राइट दिस वाज नॉट फाउंड सुटेबल, बस संक्षिप्त में रिजेक्टेड। तो सबमिट ना करें, जल्दबाजी ना करें, एक पेपर लिखने में टाइम लगता है, एंड इट सेज राइटिंग एंड रीराइटिंग। तो यहाँ पे अगर आप आपके कलीग्स फीडबैक ले सकें सीनियर स्कॉलर से, दैट विल बी फैंटास्टिक। अदरवाइज एक टीम के अंदर काम करें जिसके अंदर एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर शुड बी वन जिसकी नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो, ताकि वो जो ग्रामर है, टाइपोग्राफिकल एरर है, वो तो एकदम से वो तो ना होना इसमें। तो ये इस चीज पे खास ख्याल रखिए और एक अच्छे पब्लिकेशन आप कीजिए उसकी तरफ अटेम्प्ट। सो दिस वाज द पेपर, बहुत ही शानदार पेपर है, एंड द बेस्ट थिंग इज ये पेपर ओपन सोर्स में है, आप इसको डाउनलोड कीजिए, एक बार दोबारा से पढ़ें जो मैंने डिस्क्राइब किया है, और फिर अपना पेपर अटेम्प्ट करें। होप इट वाज यूजफुल। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।